हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस लेक्चर नंबर 13 एमकॉम पार्ट 2 सेमेस्टर 2 एज पर एनईपी 2020। सब्जेक्ट इज़ कॉर्पोरेट फाइनेंशियल अकाउंटिंग मॉड्यूल 1 यूनिट 1 इंडियन एएस 38। ये जो चैप्टर है यूनिट है, इसके अंदर हम लोग देखेंगे इंडियन एएस 38। अभी तक हम लोग ने देख लिया इंडियन एएस 19 एम्प्लॉय बेनिफिट, इंडियन एएस 33 उसका कुछ इंट्रोडक्शन देखा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखा। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन एएस 38 इंटेंजिबल एसेट, इसका इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन देखना बहुत ज़रूरी है, तब जाके आपको इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझ में आएंगे, अदरवाइज थोड़े डिफिकल्ट पड़ेंगे। तो सबसे पहला स्टार्ट करते हैं इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट होता क्या है? तो इंटेंजिबल एसेट इज एन आइडेंटिफाइबल नॉन मॉनेटरी एसेट विदाउट फिजिकल सब्सटेंस। तो इंटेंजिबल दो टाइप के एसेट होते हैं, एक टेंजिबल मतलब जिसको छुआ जा सके, महसूस किया जा सके। इंटेंजिबल एसेट को छू नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि उनका कोई भी फिजिकल सब्सटेंस नहीं होता है। जैसे मैं बोलूँगा बिल्डिंग इज अ टेंजिबल, राइट, लेकिन इंटेंजिबल आप सिर्फ महसूस कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको बोलूं, कोई भी एक लोगो बोलता, मैकडॉनल्ड का लोगो या कोई भी कंपनी का लोगो हो गया, राइट, तो उसको आप महसूस कर सकते हो। अब बोलेंगे सर उसका लोगो को तो हम लोग टच भी कर सकते हैं, नहीं। वो अगर शॉप कोई मैकडॉनल्ड का आउटलेट है जहाँ पे आपको सब खाने को मिलता है, अगर मैकडॉनल्ड वाला कुछ लिखे भी नहीं, सिर्फ वो एम बना दे, ठीक है, अपने जो दुकान के आगे अगर वो सिर्फ ऐसा एम करके भी बना दे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये मैकडॉनल्ड है और इसके अंदर सब बर्गर मिलेगा, जो भी फ्राइज़ मिलेगा, कोल्ड ड्रिंक मिलेगा, सब मिलेगा, राइट। तो ये एम जो है उसका वो कॉपीराइट है, उसका वो लाइसेंस टाइप में है, इसका लोगो है, ये देख के लोग समझ जाते हैं इससे। तो इसका कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, इसको देख के लोग समझ जाते हैं। तो ये आइडेंटिफाइबल है एम। इसका कोई मॉनिटरी मतलब नॉन मॉनिटरी विदाउट फिजिकल सब्सटेंस मतलब है, मतलब इसका फिजिकल सब्सटेंस नहीं होता है और इसका कोई मॉनिटरी वैल्यू नहीं है, लेकिन बेचने जाएंगे तो इसका पैसा मिलता है। तो आपको कैसे याद रखना है कि इंटेंजिबल एसेट इज नथिंग बट जिसको आप आइडेंटिफाई कर सको, जिसका मॉनेटरी वैल्यू नहीं है। नॉन मॉनेटरी एसेट विदाउट फिजिकल सब्सटेंस मतलब वो बिकेगा तो पैसा मिलेगा, लेकिन एज ऑफ नाउ उसका कोई फिजिकल सब्सटेंस नहीं होता है। तो कोई भी चीज़ जिसको आइडेंटिफाई कर सके और जिसका फिजिकल प्रेजेंस ना हो, उसको इंटेंजिबल एसेट बोलते हैं, ठीक है। तो इतना एज ऑफ नाउ के लिए आप याद रखना है। सेकेंड पॉइंट जो है, इट शुड बी आइडेंटिफाइबल, इट शुड बी नॉन मॉनेटरी एसेट विदाउट फिजिकल सब्सटेंस। इसके बारे में हम लोग देखेंगे आइडेंटिफाइबल क्या होता है, नॉन मॉनेटरी क्या होता है। फिजिकल सब्सटेंस तो पता है, जिसको आप फिजिकली नहीं छू सकते उसको बोलते हैं फिजिकल सब्सटेंस, राइट। तो उसका फिजिकल सब्सटेंस नहीं होता है। दूसरा, तो अभी इंटेंजिबल एसेट इज़ नथिंग बट जिसको आइडेंटिफाई कर सके, जिसका फिजिकल सब्सटेंस ना हो। अब जो कंपनीज़ होती है, बहुत सारी कंपनी वो अपने रिसोर्सेज का यूज़ करती है, बहुत सारे खर्चे करती है, किसके ऊपर? ऑन एक्विजिशन, डेवलपमेंट, मेंटेनेंस एंड एनहांसमेंट ऑफ इंटेंजिबल रिसोर्सेज। इंटेंजिबल रिसोर्सेज को एक्वायर करने के लिए, परचेस करने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए, उसको एनहांस करने के लिए कंपनी बहुत सारे रिसोर्सेज यूज़ करती है। कौन कौन से? तो यहाँ पे दिया है, पहला साइंटिफिक एंड टेक्निकल नॉलेज, ये भी इंटेंजिबल एसेट में आता है। फिर दूसरा डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू प्रोसेस, फिर आता है लाइसेंसेस, फिर आता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, फिर मार्केट नॉलेज एंड ट्रेडमार्क हो गया जिसमें ब्रांड नेम और पब्लिशिंग टाइटल्स आ गया। तो इन सब के लिए कंपनी क्या करती है? अपने रिसोर्सेज को यूज़ करती है, खर्चे करती है इन चीज़ों को एक्वायर करने के लिए, डेवलप करने के लिए, मेंटेनेंस करने के लिए और एनहांस करने के लिए। अब इसका मैं बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। आपने रिलायंस का नाम सुना होगा। अब रिलायंस जो है, आपने वो एक मूवी थी रिलायंस के ऊपर थी, धीरू भाई अंबानी सर के ऊपर थी, कौन सी? गुरु करके। तो उनका जो बेसिक जो बिज़नेस था वो पहले इसका था, टेक्सटाइल का था, लेकिन अब वो कितने बिज़नेस में आ गया? एन नंबर ऑफ बिज़नेस में आ गए, राइट। तो उन्होंने क्या किया, अपने उस बिज़नेस से जो भी पैसा उन्होंने अर्न किया, उन्होंने स्पेंड किया किसके ऊपर? एक्विजिशन के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर, मेंटेनेंस के ऊपर, एनहांसमेंट के ऊपर। किसके? इंटेंजिबल रिसोर्सेज। मतलब वो बिज़नेस तो करते गए लेकिन और भी बिज़नेस लेते गए। तो अब वो रिलायंस इंडस्ट्री जो है वो सिर्फ टेक्सटाइल के ना होते हुए केमिकल में भी है, वो
फिर उसका जियो वर्क है, टेलीकम्युनिकेशन में भी आ गई है, राइट। हर फील्ड में वो अपने अपने पैर जमा रही है। तो वो क्या करती है, अपने इनटेंजिबल रिसोर्सेज को डेवलप कर रही है, एक्वायर कर रही है। किस तरीके से, या तो वो खुद साइंटिफिक और टेक्निकल नॉलेज का एक्सपैंड करे, या खुद डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन करे न्यू प्रोसेस का, या किसी का लाइसेंस खरीद ले, या किसी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी खरीद ले, या मार्केट नॉलेज, ट्रेडमार्क या ब्रांड नेम खरीद ले। आपने सुना होगा, कभी कभी न्यूज़ आता है कि अंबानी ने ये वाला बिज़नेस खरीद लिया। अब बिज़नेस खरीद लिया तो बिज़नेस जहाँ है वहीं रहेगा, लेकिन वो अंडर द टैग आ जाएगा रिलायंस के, ठीक है। तो इनटेंजिबल एसेट इतना पावरफुल होता है। तो कंपनी बहुत सारे स्पेंड करती है रिसोर्सेज, किसके लिए, एक्वायर, परचेज करने के लिए, डेवलप करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, एनहांस करने के लिए। किस चीज़ को, इनटेंजिबल एसेट को। और वो इनटेंजिबल एसेट कौन कौन से होते हैं, तो साइंटिफिक एंड टेक्निकल नॉलेज होते हैं, डिज़ाइन होता है, लाइसेंस होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होती है, मार्केट नॉलेज होता है, उसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में है। एक एग्जांपल और बोल देता हूँ, लाइसेंस। जैसे लाइसेंस मिला आपको, लाइसेंस इज़ लाइक ए इनटेंजिबल एसेट, क्योंकि लाइसेंस जिसके पास होगा वही चीज़, वो चीज़ को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकता है, या वही चीज़ वो मैन्युफैक्चर कर सकता है, राइट। तो उसके लिए वो इंटेंजिबल हो गया ना, आइडेंटिफाइबल है, भाई इसके पास ये है तो ये काम कर सकता है, ठीक है। तो इन चीज़ों के लिए यूज़ होता है, एंटिटी इन पे ज़्यादा खर्चा करती है। फिर क्या दिया, एग्जाम्पल कौन सा, एग्जाम्पल में तो आपको पता है, जैसे कॉपीराइट आ गया, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो गया, पेटेंट्स हो गए, कॉपीराइट्स हो गया, मोशन पिक्चर फिल्म्स हो गए, कस्टमर लिस्ट हो गए, मॉर्गेज सर्विस राइट्स हो गए, ये बहुत सारे, फिशिंग लाइसेंस हो गया, इंपोर्ट कोटाज हो गया, फ्रेंचाइजीज हो गई, कस्टमर सप्लायर रिलेशनशिप हो गई, कस्टमर लॉयल्टी हो गए, मार्केट शेयर, मार्केटिंग राइट हो गए। इसमें कुछ कुछ आपको डाउट लगेगा, लेकिन कुछ कुछ एकदम इंपॉर्टेंट, जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, आपके पास ही सॉफ्टवेयर है वो, तो आपको एक बेनिफिट मिलेगा ना, आइडेंटिफाई, भाई इस कंपनी में ये सॉफ्टवेयर यूज़ होता है और कहीं नहीं होता है, इंडिया में और कहीं नहीं होता है। तो आपका एक इंटेंजिबल रिसोर्स क्रिएट हो जाएगा, जिसका फिजिकल सब्सटेंस तो नहीं है, लेकिन वो आइडेंटिफाइबल है, ठीक है। तो इसके अंदर इतना ही है। फिर सेकेंड पार्ट में क्या दिया है, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये आइडेंटिफाइबल है और नॉन मॉनेटरी। इसका मतलब क्या, आइडेंटिफाइबल क्या मतलब होता है, तो आइडेंटिफाइबल का मतलब होता है कि वो एक सेपरेबल, और दैट इज कैपेबल ऑफ बीइंग सेपरेटेड और डिवाइडेड फ्रॉम द एंटिटी एंड सोल्ड, ट्रांसफर्ड, लाइसेंस, रेंटेड, एक्सचेंज ईदर इंडिविजुअली और टुगेदर विद अ रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब आइडेंटिफाइबल मतलब इनटेंजिबल एसेट आइडेंटिफाइबल कब होगा, जब उसमें उतनी ताकत होगी, इज कैपेबल ऑफ बीइंग सेपरेटेड, उसको सेपरेट किया जा सके या डिवाइड किया जा सके कंपनी से, और उसको फिर अलग से बेचा जा सके, अलग से ट्रांसफ़र किया जा सके, अलग से लाइसेंस पे दिया जा सके, अलग से रेंट पे दिया जा सके, अलग से एक्सचेंज किया जा सके, आइदर इंडिविजुअली, अलग से खुद, या दूसरे कॉन्ट्रैक्ट के साथ। तो आइडेंटिफाई बाय का मतलब होता है उसमें ये ताकत होनी चाहिए कि उसको सेपरेट किया जा सके एंटिटी से, और उसको फिर बेचा जा सके अलग से। आ रही बात समझ में। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, मैकडोनल्ड कहाँ का कंपनी है, द फाउंडर करके एक मूवी आप चेक करोगे तो आपको समझ में आएगा कि मैकडोनल्ड कैसे मार्केट में आया, ठीक है। अब मैकडोनल्ड सिर्फ अमेरिका में था, अब अमेरिका से अब वो पूरी दुनिया में आ गया है। तो क्या जो अमेरिका में वो रन करता था मैकडोनल्ड, दो भाई मिलके रन करते थे, क्या वो दोनों भाई पूरी दुनिया में जाके वो अब सर्व कर रहे हैं? नहीं ना। उन्होंने क्या किया, अपना फ्रेंचाइजी दिया। उन्होंने क्या किया, अपनी जगह दी ये बिज़नेस करने के लिए कि आप भी ये करो, हम लोग आपको बताते हैं कि कैसे इसको मैन्युफैक्चर करना है, राइट। तो ये क्या है कि आपने इनको ये राइट दे दिया, तो है तो वो मैकडोनल्ड एक ही है, लेकिन उसको आप सेपरेटली सोल्ड कर सकते हो, ट्रांसफ़र, लाइसेंस कर दिया, रेंट पे दे दिया, एक्सचेंज कर दिया कि नहीं कर दिया, टुगेदर, इंडिविजुअल भी और टुगेदर भी। तो सेम टेस्ट वाला बर्गर आपको अमेरिका में भी मिलेगा और सेम टेस्ट वाला बर्गर इंडिया में भी मिलेगा। तो आइडेंटिफाइबल का मतलब होता है जिसको सेपरेट किया जा सके, डिवाइड किया जा सके एंटिटी से अलग, और सेपरेट और डिवाइड करने के बाद उसको बेचा जा सके, ट्रांसफ़र किया जा सके, लाइसेंस किया जा सके, रेंटेड किया जा सके, एक्सचेंज किया जा सके, या तो खुद इंडिविजुअली या दूसरे किसी के साथ। दूसरा पॉइंट क्या है इसमें, अराइज फ्रॉम कॉन्ट्रैक्चुअल और अदर लीगल राइट। कॉन्ट्रैक्चुअल और लीगल राइट से ये अराइज होना चाहिए। आइडेंटिफाइबल का मतलब ये है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया, या आपको किसी ने राइट दिया, माइनिंग राइट दे दिया, गवर्नमेंट ने दे दिया, आपको माइनिंग राइट है, आप करो, तो आपको माइनिंग राइट मिला, 1 साल आपने किया, आप बोलते मुझे नहीं करना है, तो वो राइट जो है आपका इंटेंजिबल एसेट है ना। तो आपने गवर्नमेंट के साथ क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, उसकी वजह से आपको वो राइट मिला,
बराबर है। तो ऐसा कोई एसेट, इंटेंजिबल एसेट अराइज हो कॉन्ट्रैक्ट की वजह से या लीगल राइट की वजह से, वो भी आइडेंटिफाइबल में आएगा। तो इंटेंजिबल एसेट आइडेंटिफाइबल तभी होगा जब वो सेपरेट हो सकता है, डिवाइड हो सकता है और अलग से बेचा खरीदा जा सकता है, या वो कॉन्ट्रैक्ट या लीगल राइट की वजह से आना चाहिए। तो आइडेंटिफाइबल का मतलब समझ में आया आपको। तो कोई भी एसेट, इंटेंजिबल एसेट, अगर वो सेपरेबल है, सेपरेट किया जा सके और डिवाइड किया जा सके कंपनी से, और वो कॉन्ट्रैक्चुअल और अदर लीगल राइट से अराइज हो, तो समझ जाना वो इंटेंजिबल है। ठीक है। फिर आता है दूसरा नॉन मॉनेटरी एसेट। मॉनेटरी मतलब पैसे में, नॉन मॉनेटरी मतलब विदाउट पैसा। अब कैसा है नॉन मॉनेटरी मतलब, इट शुड बी कंट्रोल्ड बाय एन एंटिटी एज ए रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट टू रेस्ट्रिक्ट द एक्सेस। मतलब कंपनी उसको कंट्रोल कर सके। तो मैकडोनल्ड का जो एम है वो हर कोई बर्गर वाला अपनी दुकान पे नहीं लगा सकता है, वो मैकडोनल्ड वाला उसको अलाउ करेगा तभी वो लगा सकता है। तो कंट्रोल हो रहा है ना। तो नॉन मॉनेटरी का मतलब है कोई भी ये वाला यूज़ नहीं कर सकता। अभी जैसे नाइकी का शूज़ है, उसके ऊपर ऐसा राइट करके साइन होता है, तो हर कोई शू मैन्युफैक्चरर नहीं है, नाइकी का साइन नहीं लगा सकता है, वो थोड़ा थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा कर देते हैं, राइट। तो ये क्या नॉन मॉनेटरी का मतलब क्या है कि कंपनी उसको कंट्रोल कर सके। कंट्रोल का मतलब टू रेस्ट्रिक्ट द एक्सेस, उसको एक्सेस ना कर पाए कोई भी। तो नॉन मॉनेटरी का मतलब ये है पहला। दूसरा, फ्रॉम विच इकोनॉमिक बेनिफिट इंक्लूडिंग रेवेन्यू फ्रॉम द सेल ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस, कॉस्ट सेविंग, अदर बेनिफिट रिजल्टिंग फ्रॉम द यूज ऑफ द एसेट ऑफ द एंटिटी आर एक्सपेक्टेड टू फ्लो टू द एंटिटी। और उस चीज़ से, उस इंटेंजिबल एसेट से आपको क्या आना चाहिए, रेवेन्यू, इकोनॉमिक बेनिफिट आना चाहिए, राइट। अब मैकडोनल्ड का एम है कि नहीं है, एम है। इस लोगो को आप इंडिया में बेचो कि भाई आप ये लोगो यूज़ कर सकते हो और हम लोग आपको पेटेंट देंगे कि ये चीज़ को, बर्गर को कैसे बनाना है, और फिर आप बनाते रहो। आ रही बात समझ में। तो उससे क्या होगा, जो भी रिटर्न आएगा मैकडोनल्ड को मिलेगा। तो क्या मिल रहा है आपको, उस इंटेंजिबल, उस एम से, सिर्फ एक ही वर्ड से आपको पैसा मिल रहा है, तो दैट इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक बेनिफिट। फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट आएगा। तो इंटेंजिबल एसेट क्या होता है, जो आइडेंटिफाइबल हो, जिसको सेपरेट किया जा सके, डिवाइड किया जा सके कंपनी से, और अलग से बेच सकते, खरीद सकते, लाइसेंस पे दे सकते, रेंट पे दे सकते, जिसका कंपनी के ऊपर एक्सेस हो, उसको कंट्रोल करे और कोई नहीं कर सके, और जिससे इकोनॉमिक बेनिफिट आए, पैसा आए, रेवेन्यू आए, जिसको कंपनी को मिले, तब समझ जाना वो इंटेंजिबल है। आ रही बात समझ में, यस और नो। तो ये आपका यहाँ पे इंटेंजिबल आइडेंटिफाइबल हो गया, और दूसरा नॉन मॉनेटरी हो गया। अब इसके एक दो क्वेश्चन देखेंगे ना आप, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन क्या है, पहला देखो, ये सन लिमिटेड हैज़ एन एक्सपर्टीज़ इन कंसल्टिंग बिजनेस। कोई कंपनी है जिसको बहुत सारा एक्सपर्टीज़ है, मतलब बहुत ही एकदम एक्सपर्टीज़ किसको बोलते हैं, कोई भी चीज़, किसी चीज़ में माहिर होता है ना, तो उसको बोलते हैं एक्सपर्टीज़ है कंसल्ट करने में, बिजनेस को कंसल्टेंसी देने में। इन द ईयर्स गॉन द कंपनी गेंड ए 30% मार्केट शेयर। मार्केट शेयर में 30% उसको गेन मिला। फॉर इट्स सर्विस बिजनेस एंड इंटेंट टू रिकॉग्नाइज एज एन इंटेंजिबल एसेट। तो 30% उसको मार्केट शेयर मिला, तो वो बोलता है कि मैं इसको इंटेंजिबल एसेट बताऊंगा। इवैल्यूएट वेदर द एक्शन टेकन बाय द कंपनी जस्टिफाई। तो आप बताओ क्या ये जस्टिफाई है। तो अगर एग्जाम में ऐसा आ गया तो आपको पहले लिखना पड़ेगा इंटेंजिबल एसेट आइडेंटिफाई नॉन मॉनेटरी होता है विदाउट फिजिकल सब्सटेंस, और ये दोनों पॉइंट लिखना है, और फिर मेन आंसर लिखना है कि वो क्या रिकॉग्नाइज कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो आंसर क्या है इसका, आप बताओ। 30% मार्केट शेयर है, क्या वो आइडेंटिफाइबल है? हाँ आइडेंटिफाइबल है, 35 उसका है। क्या उसको सेपरेट और डिवाइड किया जा सकता है क्या? क्या उससे इकोनॉमिक बेनिफिट आ सकता है क्या? क्या उसको वह एक्सेस कंट्रोल करती है क्या? तो इसका आंसर देखो कुछ इस तरीके से, मार्केट शेयर डज नॉट मीट द डेफिनेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट एज इट इज़ नॉट आइडेंटिफाइबल। अब बोला देखो हम लोग ने तो बोला तो ये यार सेपरेट है लेकिन आइडेंटिफाइबल है, कैसे? इट इज़ नीदर सेपरेबल नॉर हैज़ अराइजन फ्रॉम कॉन्ट्रेक्चुअल लीगल राइट्स। सेपरेट नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि ये कंपनी जो है इसका मेन बिजनेस कंसल्ट करने का है, और कंसल्ट कर करके ही उसने जितना भी मार्केट में सेल होता है तो 30% खुद ही करती है। लेकिन अगर ये एक्सपर्टीज़ वो किसी और को बेच दे, ठीक है, अगर किसी को बेच दे तो वो कंपनी का कुछ वैल्यू रह जाएगा, कुछ रह जाएगा क्या? आप बोल रहे समझो मार्केट शेयर है, ये सब क्यों बढ़ा है? कुछ लोगों की वजह से बढ़ा है। एग्जाम्पल के तौर पे कंसल्ट करने में 3 लोग होते हैं, अब ये 3 लोग हैं, 3 लोगों की वजह से ये 30% मार्केट शेयर हुआ। समझो ये 3 लोग निकल गए, तो क्या सन लिमिटेड का अभी भी मार्केट शेयर रहेगा क्या? नहीं रहेगा।
तो इसीलिए बोला है नॉट आइडेंटिफाइबल, नाइदर सेपरेबल, सेपरेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब तक सन है, जब तक आपका मार्केट शेयर है, सन लिमिटेड अगर वो चला गया तो लोग वहाँ से दूसरे सप्लायर के पास चले जाएंगे। इसलिए इसका आंसर जो होगा डज नॉट मीट द डेफिनेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट। आई बात समझ में? एक और क्वेश्चन देख लेते हैं तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कंपनी XYZ लिमिटेड हैज़ प्रोवाइडेड ट्रेनिंग टू स्टाफ, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट की बुक से लिया गया है। न्यू टॉपिक, XYZ ने स्टाफ को ट्रेनिंग दिया न्यू टॉपिक के ऊपर, लाइक GST, इंडियन एएस क्या होता है, इसके ऊपर ट्रेनिंग दिया टू एंश्योर द कंप्लायंस एज पर द रिक्वायर्ड लॉ, कि जिससे लॉ का जो भी रिक्वायरमेंट है वो पूरा हो सके। डिस्कस वेदर द कंपनी कैन रिकॉग्नाइज द कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग एज ए इंटेंजिबल एसेट, तो जैसे ही आप स्टाफ को ट्रेनिंग देंगे स्टाफ एकदम होनहार हो जाएंगे, उससे आपको बेनिफिट मिलेगा, आपको रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, राइट। तो इकोनॉमिक बेनिफिट तो मिलेगा, लेकिन क्या आप उसको कंट्रोल कर सकते हो? क्या आपके पास ट्रेनिंग लेके नेक्स्ट ईयर छोड़ देगा वो, है ना? तो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, है ना। एम्प्लॉय जो रहता है वो तो ऐसा ही है, 2000 कोई ज़्यादा देगा वहाँ चला जाएगा। तो देयरफॉर द स्टाफ ट्रेनिंग, आंसर क्या है, डज नॉट मीट द डेफिनेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट। इट इज़ क्लियर फ्रॉम द दैट कंपनी विल ऑब्टेन द इकोनॉमिक बेनिफिट, जैसे बताया ना अभी, स्टाफ को ट्रेनिंग दिया तो वो अच्छे से काम करेगा, अच्छे से काम करेगा तो उसको रेवेन्यू जनरेट होगा। वर्क परफॉर्म बाय द स्टाफ एट इज इंक्रीज देयर एफिशिएंसी, बट इट डज नॉट हैव ए कंट्रोल, कंट्रोल थोड़ी है। आपने ट्रेनिंग दे दिया, हो सकता है ऐसे बहुत सारे केसेस है, आप लोग भी जो ये लेक्चर सुन रहे हो उसमें से आप लोग ने भी कुछ ट्रेनिंग लिया होगा, तो आपने भी स्विच किया होगा जॉब, ट्रेनिंग लेके स्विच कर दिया, भाई 5000 इधर ज़्यादा मिल रहा है यहाँ चलो, तो कंट्रोल नहीं होता है। तो ये पूरी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, आइडेंटिफाइबल भी होना चाहिए और नॉन मॉनेटरी भी होना चाहिए, तब जाके वो इंटेंजिबल एसेट होगा। तो यहाँ पे हैव डजंट हैव द कंट्रोल ओवर द स्टाफ, बिकॉज स्टाफ कुड चूज टू रिज़ाइन द कंपनी एट एनी टाइम, कभी भी रिज़ाइन कर सकता है। वो बोलेगा भाई हमारे बाप की तो है ही नहीं कंपनी, हम क्यों रुके, हमको कहीं और मिल रहा है 5000, हम वहाँ जा रहे हैं। तो हैंस द कंपनी लैक्स द एबिलिटी टू रेस्ट्रिक्ट द यूज़ ऑफ एक्सेस द अदर टू दोज बेनिफिट, एक्सेस करने को रेस्ट्रिक्ट करना था तो ये तो कर ही नहीं रहे। आ रही बात समझ में? तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपको, ठीक है। तो ये इंडियन एएस का बेसिक इंट्रोडक्शन था। देखो इंडियन एएस है, ये बहुत प्रोफेशनल लेवल का आपको सिलेबस डाला है, तो थोड़ा सा ये आपको लगेगा थोड़ा मोनोटोनस हो रहा है, मतलब थोड़ा सा टेक्निकल लग रहा है, लेकिन एक बार आप समझ के करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगेगा, ठीक है। तो आप इसको गो थ्रू करो, कुछ डाउट आएगा तो कमेंट करके बता सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।